गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुमित लाइफ में अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन दोस्तों पॉलिटी का दोस्तों हम ये घटना चक्र का प्रभावलोकन क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों देखिए अभी तक हम लोग टोटल अभी तक दोस्तों 25 चैप्टर हम इस बुक का दोस्तों ख़त्म कर चुके हैं। 25 चैप्टर अभी तक में हम लोग का खत्म हो चुका है दोस्तों, और 26वां चैप्टर दोस्तों कल ही दोस्तों एक सेशन इसका हो चुका है, हमें स्टार्ट किए हैं दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को दोस्तों अभी तक नहीं देखें वो जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह आपके शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए और विभिन्न परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस बुक में टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जो कि 1990 से अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम का कुछ पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 25 चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है दोस्तों। 26वां चैप्टर देखिए हम लोग का स्टार्ट किए थे सेशन, थ्योरी प्लस 20 क्वेश्चन खत्म कर लिए थे, और आज 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जो नहीं देखें जाके जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों ये रहा हमारा 21 नंबर। देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। कौन करता है फ्रेंड्स? ये दोस्तों राष्ट्रपति करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन है इसका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है। परंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है दोस्तों। वर्ष 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ संरचित कॉलेजियम की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम मंडल का परामर्श लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति को इस अनुशंसा को पुनर्विचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय को वापस भेजने की छूट दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद भी पुनः वही नाम प्रस्तावित किए जाने पर राष्ट्रपति इसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था दोस्तों? 1993 ईस्वी में अपनाया था फ्रेंड्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था फ्रेंड्स? ये 1993 ईस्वी में अपनाया था दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया, और इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम मंडल निर्धारित किया गया था, जिसे 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संरचित कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या दोस्तों 4 होगी फ्रेंड्स, 4 है दोस्तों। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसने उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई दोस्तों? दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में? देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 1 और 2 ये सही है, 2 गलत है फ्रेंड्स। ये सही है, 2 गलत है। तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति किया जा सकता है दोस्तों, और अतिरिक्त न्यायाधीश का नहीं। तदर्थ न्यायाधीश का किया जा सकता है, अतिरिक्त ये दोस्तों ऑप्शन गलत है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन है, संविधान के 127 के 1 के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करना या चालू रखने के लिए उस न्यायाधीश के न्यायाधीशों की गणपूर्ति कोरम प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से
और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हों सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एड हॉक न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त एडिशनल और कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब दोस्तों इसका ऑप्शन डी देखिए सही होगा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है दोस्तों तब। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। देखिए दोस्तों, इसमें एक और कथन दो दोनों सत्य है फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। इस प्रकार कथन एक सही है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। पोट्टा कालाथील रामाकृष्णन बनाम तहसीलदार तिरूर एवं अन्य वाद में यह निर्णय दिया गया कि अभिलेख न्यायालय होने के कारण उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत अपने द्वारा दिए गए आदेश या सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार कथन दो भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन में संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स। दोस्तों इसमें 5 होने चाहिए, कम से कम 5 होने चाहिए दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 145 के 3 के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रूप में अभिहित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें कम से कम 5 होने चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है दोस्तों मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच यह एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें 1 और 4। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार का 1 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद और 4 में देखिए 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये दोनों विवाद दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए
इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है दोस्तों। ये दोस्तों ऑप्शन, यही ऑप्शन दोस्तों ये गलत होगा फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों बी है, वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, ये दोस्तों गलत है। और 2 नंबर देखिए दोस्तों, वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, ये भी सही है। और इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रीट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही नहीं होगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है, ये दोस्तों गलत है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। और डी है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है दोस्तों। तो ए बी डी सही है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए मैंने सशस्त्र सेना न्याय अधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि दोस्तों, इसका आशय दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसके सभी निर्णय का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य 1 नंबर ऐसे है दोस्तों, ऐसा न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। 2 नंबर ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि कि उपयुक्त बी एवं सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के दोस्तों, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के दोस्तों अभिलेख न्यायालय माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा प्रदान किया। देखिए उच्च न्यायालय को दोस्तों उच्चतम न्यायालय को 129 और उच्च न्यायालय दोस्तों 215 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में नहीं, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो केशवानंद भारतीवाद में दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद में। देखिए दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी दोस्तों। किस वाद में दोस्तों, ये उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, इसमें से कोई है ही नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए दोस्तों। ये दोस्तों 1, 2, 3 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227।
ये दोस्तों अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया दोस्तों। देखिए प्रश्न अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सिकरी ने संविधान के मूल ढांचा बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल के बाद में भी किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है दोस्तों? ये दोस्तों मिनर्वा मिल केस में दोस्तों गोलकनाथ केस में बनी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है दोस्तों? ये गोलकनाथ केस में बनी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ दोस्तों 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं दोस्तों? तो ये ऑप्शन दोस्तों इसका बी सही दोस्तों, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में दोस्तों, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त धारणा व्यक्त की थी कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया, फंडामेंटल राइट्स आर दी primordial rights necessary for the development of human personality. They are the rights which enable a man to chalk out his own life in the manner he likes best. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत है फ्रेंड्स, कि बेला बनर्जी वाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग, ये गलत है दोस्तों। इंदिरा साहनीवाद दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर, सही है। विशाखावाद दोस्तों अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, बिल्कुल सही है। मेनका गांधीवाद दोस्तों अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है। देखिए दोस्तों, विकल्प डी का युग्म त्रुटिपूर्ण है। बेला बनर्जी वाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधीवाद में ही माना गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है दोस्तों? कौन सा एक सही है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, कौन डी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है दोस्तों, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है दोस्तों, यही ऑप्शन दोस्तों सही है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है फ्रेंड्स? ये दोस्तों अनुच्छेद सी, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित दोस्तों? अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना दोस्तों। ये प्रश्न अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्रवाई में किए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, जबकि अनुच्छेद 133 के केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 के एक और अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। और फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका संविधान के निर्वचन के मामले में अनुच्छेद 132। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यह देख लीजिए आप लोग कि उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। संविधान के निर्वचन के मामले में अनुच्छेद 132, सिविल मामले में जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं अनुच्छेद 133, आपराधिक दंड के मामले में जिसमें संवैधानिक प्रश्न हो या नहीं अनुच्छेद 134, और विशेष इजाज़त से अपील अनुच्छेद 136। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है दोस्तों। ये दोस्तों ऑप्शन सी नंबर इसका सही है दोस्तों, 142 के अंतर्गत दोस्तों सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है, तो वो है दोस्तों 142। देखिए दोस्तों, रूपा अशोका दुर्गा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य 2002-4 SCC 388 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 एवं अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की जा सकती है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका रिव्यू पिटिशन के खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन रिव्यू करने तथा उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है दोस्तों? ये दोस्तों अनुच्छेद 137 है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 137 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका देखिए बी सही होगा, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सही है दोस्तों। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है दोस्तों? क्या सही है फ्रेंड्स? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान के संदर्भ में समान विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन के तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है कि तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। इसी अनुच्छेद का अवलंब लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले से पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया कि समान विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है दोस्तों, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये देखिए सही होगा, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार दोस्तों। विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका
अधिकार दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों इस स्तर पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर उन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों तथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी का सही होगा दोस्तों, राज्यों के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है दोस्तों। क्या अधिकार है फ्रेंड्स? ये दोस्तों, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन दोस्तों सही होगा फ्रेंड्स? देखिए कथन इसमें सिर्फ 2 सही होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा किया गया है, अतः एक सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, और संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन इसका 20 है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है, न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को संवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हों, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 तथा 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संपोषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन दोस्तों इनमें से सही होगा फ्रेंड्स? ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, न तो एक ही सही है दोस्तों और न ही 2 सही है दोस्तों। एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी, ये गलत है दोस्तों, उसकी अधिकारिता होगी दोस्तों। सेकंड देखिए, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न बिल्कुल उठाया जा सकता है दोस्तों, अगर कानून विरोध हो तो। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के 2 के अनुसार राज्य केंद्र या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है तथा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाएगी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है की अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि प्रश्नगत कथन एक अनुच्छेद 228 के एक रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया था, परंतु 43वें संविधान संशोधन 1977 से इसे निरसित कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। अतः प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है दोस्तों, ये भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
तो देखिए दोस्तों, आज हम अपने सेशन को दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, 60 नंबर क्वेश्चन तक। कल के सेशन में दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।